नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने सीखने के इस प्लेटफॉर्म पर, अपने संकल्प पर। तो हम अपने मैथ के सीखने के सफ़र को एक बार और प्रारंभ करते हैं। आज एक बार फिर से हम मैथ में एक नए अध्याय के साथ चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। तो हो जाइए आप तैयार अपनी पेन और कॉपी के साथ, और सीखी हुई बातों को अपनी कॉपी में नोट करते चलें, अपने माइंड से याद करते चलें। और आज के टॉपिक का नाम है योगफल, मतलब सभी प्रकार की संख्याओं का योगफल आज हम सीखने जा रहे हैं। फार्मूले के द्वारा टू द पॉइंट, मतलब जैसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए उन्हें डायरेक्ट हम उसके योगफल को कैसे बता सकें। तो हो जाते हैं एक बार हम सभी लोग तैयार कुछ नया और कुछ खास सीखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने अध्याय को, योगफल यानी कि ऐड। आज सभी प्रकार के योगफल सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहले आता है आपके सामने प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल। बहुत ही बेसिक सी बातें कर रहा है वो। कह रहा है प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको मालूम है क्या, 1, 3, 5, 7, मतलब जो ऑड नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उनका वो योगफल पूछ रहा है। और आपको पता है विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी लाइन आप सभी लोग याद रखिएगा कि विषम संख्याओं का योगफल बराबर कुछ नहीं होता, विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है क्या, एन स्क्वायर। हम याद रखेंगे क्या कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर। आप याद रखेंगे प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है एन स्क्वायर। उसे बोले प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। सही है, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है एन स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। तो वेरी गुड, एक बार फिर से देखते हैं अभ्यास के लिए। कह रहा प्रथम 80 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400। तो बस यही है प्रथम 80 विषम संख्याओं का योगफल। आप 80 विषम संख्याएं लिखें, उन्हें जोड़ें, उससे अच्छा ये बात याद रखिएगा क्या कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर। जैसे उसने 80 बोला तो 80 का स्क्वायर आपको पता है, जिसके लास्ट में 0 होता है उसका स्क्वायर याद तो ना करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोले 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ एक 0 तो आपने 2 बार 0 बना दिए, तो भाई साहब कितना हो गया, 6400। उसी प्रकार से उसने बोला है प्रथम 240 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 240 का स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है एन स्क्वायर। तो 24 का वर्ग कितना होता है, आपको पता है 576। उसने एक 0 बोला है तो आप 2 0 लगा दीजिए, और अपना राइट आंसर जो आएगा 57,600। यही है प्रथम 240 विषम संख्याओं का योगफल। तो बहुत ही अच्छे से इस बात को याद रखेंगे क्या कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है एन स्क्वायर। तो आइए, जब विषम संख्याओं के योगफल की बात हो चुकी है तो उसी के आगे लगा हुआ है हमारा क्या कि प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल। तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है क्या, एन प्लस 1। याद रखिएगा प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है क्या, एन प्लस 1। ये एन प्लस 1 क्या है, यहाँ ये एन प्लस 1 क्या है, तो एक बार देखिएगा प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर, अगर एन स्क्वायर होता है तो प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल बराबर अपने कॉपी में नोट रखते हैं हम क्या, एन प्लस 1। जहां n बराबर क्या, जैसे उसने बोला है प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल, तो यहाँ n बराबर कितना दिया गया, 40। तो रखिए आके 40 ब्रैकेट का मतलब गुणा n प्लस 1 यानी कि 40 और 1 41, गुणा कर दीजिए 0, 4 एकम 4 और 4 चौको 16। सही है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है क्या, 1640। वेरी गुड। जिस प्रकार से हम बेहतर तरीके से जान पाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n प्लस 1। उसने बोला है प्रथम 120 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो तुरंत आप 120 में किसका गुणा करेंगे, 121 का। तो आ जाइए गुणा कर दीजिए, 0, 12 एकम 12 1 और 12 दूनी 24 और 1 25, 2 बचेंगे, 12 एकम 12 2 14। सही है, तो प्रथम 120 सम संख्याओं का योगफल होगा 14,520। वेरी गुड। और उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि प्रथम 600 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करिए अपनी कॉपी में, क्या कह रहा प्रथम 600 सम संख्याओं का योगफल। तो पता है प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है एन प्लस 1, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे
लेंगे 0 0, 6 एकम 6 0 और 6 छंग 36। सही है, तो प्रथम 600 सम संख्याओं का योगफल होगा 36 0 600। आशा करते हैं ये दोनों बात आपके माइंड में आ चुकी हैं। क्या आपको मालूम चल चुका है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है n प्लस 1। लेकिन यहां एक बात पॉइंट नोट रखने वाली है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1 होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर बात को पलट दे, वो बोलने लगे n तक की सम और विषम संख्याओं का योगफल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा, एक बार पहले कुछ बातों को समझिएगा, कुछ बातों को समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हमने जिस प्रकार से सीखा हुआ है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर, हमने सीखा हुआ है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर होता है और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है n प्लस 1। लेकिन ये कब होते हैं? जब एक शब्द लगा होता है, वो शब्द है क्या आपके सामने प्रथम। अगर प्रथम शब्द लगा होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा तो आप n स्क्वायर लगाएंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा तो आप n प्लस 1 लगाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में पलट गया, कैसे पलटेगा? आइए हम आपके सामने दो लाइनें लिखते हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा क्या ये दोनों लाइनें सेम है या अलग है। अगर हम आपके सामने बोल दें प्रथम 5 विषम संख्याएं, हमने एक जगह आपसे बोला प्रथम 5 विषम संख्या और फिर हम दूसरी लाइन में बोलते हैं आपके सामने, दूसरी लाइन में हम आपसे क्या बोल रहे 5, हमने फिर बोला 5 तक की विषम संख्या। तो अच्छा एक बात बताइए, ये दो जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये दोनों लाइनें सेम है या अलग है? आप समझ के बात अलग है, क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा है प्रथम 5 विषम संख्या और प्रथम 5 विषम संख्या कौन सी है? 1 3 5 7 9, ये होता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का मतलब। लेकिन यहां लिखा है 5 तक की विषम संख्या है, तो 5 तक की विषम संख्या का मतलब क्या होगा? 1 3 5। देखिएगा ये n स्क्वायर और n प्लस 1 जो फार्मूले हैं, ये प्रथम n विषम संख्या और प्रथम n सम संख्याओं के योगफल के हैं। लेकिन अगर बाई चांस वो तक की शब्द बोल दे, अगर वो शब्द बोल दे तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो वहां उससे पहले हमें इन फार्मूलों का प्रयोग करने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या? आइए सीखते हैं। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 5 तक की, n तक की कितनी सम और कितनी विषम। जैसे उसने बोला 5 तक की, तो आपको निकालना है कि 5 तक की गिनती में कितनी विषम संख्याएं होती हैं। आप बताइए 5 तक की गिनती में कितनी विषम संख्याएं? 1 2 3। कितनी विषम संख्याएं हैं? 3। अब लगा दो अपना फार्मूला, क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर सीधे आप करोगे कितना आ जाएगा? 9। और आप ऐड करके भी देखते हैं, और अगर आप इनको ऐड भी करेंगे तो भी आ जाएगा क्या? 9। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये तक शब्द आ जाता है, तो जब तक शब्द आता है तो हमें पहले निकालना पड़ता है कि वहाँ तक कितनी सम है और कितनी विषम। और इस बात को हम कैसे निकालते हैं, आइए एक बार सीख लेते हैं जल्द से जल्द। देखिएगा काउंटिंग यानी कि गिनती तो शुरू हम 1 से ही कर रहे हैं, लेकिन गिनती रोकने के 2 स्थान हैं। हम बोल सकते हैं 20 तक, हम बोल सकते हैं 120 तक, हम बोल सकते हैं 444 तक, हम बोल सकते हैं 600 तक। हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए 20 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम है। हम आपसे पूछ सकते हैं बताइए 120 तक कितनी सम और कितनी विषम है। हम आपसे पूछ सकते हैं 444 तक कितनी सम और कितनी विषम है। हम आपसे पूछ सकते हैं बताइए 600 तक कितनी सम और कितनी विषम है। तो अगर हम चाहें तो हम पूछ सकते हैं बताइए 25 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम है। हम बोल सकते हैं 49 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम है। हम बोल सकते हैं 99 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम है। और हम आपसे बोल सकते हैं बताइए 201 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम है। कहने का मतलब क्या है कि हम या तो गिनती को एक सम संख्या पे रोक सकते हैं और या गिनती को एक विषम संख्या पे रोक सकते हैं। या तो हम पूछ सकते हैं कि बताइए 20 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम है, या हम पूछ सकते हैं बताइए 21 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम है। तो आइए पहले हम ये निकालेंगे कि कहीं तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम होती हैं। तो कैसे निकालते हैं सुनिएगा। उसे बोला है 20 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम। अगर गिनती एक सम संख्या पे रुकी हो तो आपको कोई हैरक नहीं है। क्या? अब एक चीज याद रखिएगा, जब 20 तक की गिनती में भाई साहब 2 का भाग दे दो, जिसमें 10 सम संख्याएं और 10 विषम संख्याएं हैं। मतलब अगर गिनती एक सम संख्या पे रुकी है तो आधी सम होती है और आधी क्या होती है? विषम। अगर हम बोलें 120 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम, आप कुछ ना करो 120 का आधा कर दो, 60 सम है और 60 क्या है? विषम।
वेरी गुड। हम बोले 444 तक कितनी सम और कितनी विषम? आप 2 का भाग दे दो, 222 सम है और 222 क्या है? विषम। हम बोले 600 तक कितनी सम और कितनी विषम? 2 का भाग दे दो, 300 सम और 300 क्या है? विषम। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं कि भैया अगर गिनती एक सम संख्या पे रुकी है तो आधी सम होती है और आधी क्या होती है? विषम। परंतु आपके मन में ये उठा कि अच्छा ठीक है कि अगर 20 तक का पूछा गया तो आधी सम और आधी विषम होती हैं, क्योंकि 20 का आधा आपने कर दिया, लेकिन आपके दिमाग में आया अच्छा एक बात बताओ, अगर 25 तक पूछा जाए तो क्या करोगे? तो भाई सब कुछ ना करना। उसने बोला है 25 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम है। तो देखिएगा आप 25 का आधा नहीं कर सकते हैं। अगर गिनती एक विषम संख्या पर रुकी हो तो क्या करना है? आप 25 का तो आधा नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताओ 25 के बाद क्या आता है? आप बोलोगे 26, उसी का आधा कर दो तो उसका आधा कितना होगा? 13। तो भाई साहब 13 हो जाएंगी विषम और उससे 1 कम कर दो, 12 क्या हो जाएंगी? सम। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हम पूछे 49 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम, तो 49 का नहीं किसका आधा होने वाला है? 50 का। तो 50 का आधा 25 हो जाएंगी क्या? विषम। 25 हो जाएंगी विषम और उससे 1 कम कर दो, 24 क्या हो जाएंगी? सम। आशा करते ये बात समझ रहे हैं। 99 तक पूछता है कितनी सम और कितनी विषम, तो 99 का नहीं किसका आधा होगा? 100 का, और 100 का आधा होता है 50। तो भाई साहब 50 क्या हो जाएंगी? विषम। 50 क्या हो जाएंगी? विषम और उससे 1 कम कर दो, 49 क्या हो जाएंगी? सम। आशा करते ये बात समझ चुके हैं। उसने बोला 201 तक कितनी सम और कितनी विषम? 201 का नहीं किसका आधा होगा? 202 का, और 202 का आधा होता है 101। तो 101 हो जाएंगी आपकी विषम और उससे 1 कम कर दो, 100 क्या हो जाएंगी? सम। अब उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं क्या कि जब भी तक की शब्द आ जाए, जब भी तक शब्द आ जाए तो पहले हम निकालेंगे कि वहां तक कितनी सम है और कितनी विषम है, और अगर जितनी सम और जितनी विषम होंगी उसके बाद अपने फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। क्या कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है क्या? विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। आशा करती है ये दोनों लाइनें आपको अच्छी तरीके से याद है। तो आइए इस बात पे थोड़ा सा अच्छे से अभ्यास करते हैं। क्या बात करता है ये? उसने बोला है 50 तक की, देखो उसने बोला है 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? या उसने एक शब्द लगाया तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो आपको पता है 50 तक की गिनती में आधी सम और आधी विषम होंगी, तो भैया कितनी विषम संख्याएं होंगी? 25। उसे बोला है 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो आपको पता है 50 तक कितनी विषम संख्या है? 25। अब अपना फार्मूला लगा दो क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n² और 25 का स्क्वायर आप सीधे लिख दो, कितना होता है? 625। वेरी गुड। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं, और अगर समझ चुके हैं तो आइए एक बार और अभ्यास करते हैं इन बातों का। बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। उससे बोला है 99 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 99 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। बताइए आप गौर करके कि 99 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। अब पता है 99 का आधा नहीं होगा, 99 के बाद क्या आता है? 100, और 100 का आधा कर दो कितनी? 50। तो कहने का मतलब यहाँ विषम संख्याएं कितनी है? 50। और अगर सम की जरूरत पड़ती तो सम कितनी होती है? 49। तो विषम संख्याओं की जरूरत पड़ रही, विषम संख्या में तुम्हारी 50 है। उसने बोला विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो 50 का स्क्वायर कर दो, और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। सही है। 99 तक की विषम संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा? 2500। वेरी गुड। उसके बाद उसे बोला है 40 तक की सम संख्याओं का योगफल। उसे बोला है 40 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो आपको पहले बताना होगा 40 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। आपको पता है अगर गिनती सम पे रुकी है तो आधी सम और आधी विषम होती हैं। उसे 40 बोला तो 40 में भैया कितनी सम संख्याएं होंगी? आप बोलोगे 20। 40 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? आप बोलोगे 20, क्योंकि आधी सम होती है और आधी विषम। और अपना फार्मूला लगा दो क्या कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है, अपना फार्मूला लगाओ, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है कि भैया n+1। तो 20 इसका जब गुणा करेंगे 21 दूनी 42, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 420। आशा करते हैं इन बातों को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n² होता है और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n+1। और अगर वहाँ शब्द आ जाए ये तक की, अगर ये शब्द आ जाए तक की, तो जब तक की शब्द आता है उस समय में क्या करना है, इस बात को भी आपने अपनी कॉपी में और अपने माइंड में बेहतर तरीके से नोट कर लिया है। तो आइए, जैसे उसने और बोला है, कह रहा है 199 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो बताओ 199 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी? 199, तो 199 का आधा नहीं, 200 का आधा, 200 का आधा कितना होता है? 100। तो 100 तो विषम है, सम की जरूरत है, सम कितनी हो जाएंगी? 99। और आ जाओ, प्रथम 99 सम संख्याओं का योगफल होगा n+1। 99 गुणे 100 बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 9900।
सही है। उससे बोला है 400 तक की सम संख्याओं का योगफल बताओ। तो 400 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? आप बोलोगे 400 तक सम संख्याएं होंगी 200, क्योंकि आधी सम और आधी विषम होती हैं। तो प्रथम n विषम सम संख्याओं का योगफल 200 गुणे 201 बराबर आंसर आ जाएगा 0, 2 एकम 2 0 और 2 दूनी 4। तो अपना आंसर आ जाएगा कितना? 40,200। आशा करते हैं आप इन बातों को समझ रहे हैं और इन बातों को अच्छी तरीके से अपने माइंड में और अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। तो आइए, जब इन बातों को हम सीख चुके हैं, उसी के आगे क्या बढ़ता है? अब आता है हमारे सामने क्या, हमने विषम संख्याओं का योगफल अलग से सीखा n² और सम संख्याओं का योगफल अलग से सीखा n+1। लेकिन अगर आप बात करने लगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4, यानी कि अगर हम बोले अपनी गिनती का योगफल क्या होगा, तो गिनती का योगफल यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर, आपको याद है अच्छे से क्या, कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n+1/2। सभी लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्या, कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n+1/2। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। आप अपनी कॉपी में नोट रखिएगा क्या, कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n+1/2। जैसे उसने बोला है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 50 मतलब n की जगह कितना दिया? 50। तो आप क्या लिखोगे? 50 गुणे 51/2। इससे घटेगा ये 25 बार, गुणा कर देते हैं। 25 एकम 25, 2 बचेंगे और 25 पंचे 125 और 2 कितने हो जाएंगे? 127। सही है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होने वाला है वो कितना होगा? 1275। आशा करते हैं इन बातों को आप सीख चुके हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है क्या? n+1। उसी के आगे उसने और बोला है, कह रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n बराबर 200 दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखने वाले हो? आप लिखने वाले हो 200 गुणे 201/2। इससे घटेगा 100 बार और अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 20,100। सही, अपना प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा क्या? 20,100। उसके बाद उसने बोला है कि प्रथम 399 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो यहाँ n फिर से n बराबर 399 दिया, तो 399 गुणे 400 और बटे क्या कर देंगे? 2। इससे घटेगा 2 बार और अपना गुणा कर दो 0 0। तो 2 ने 18 हासिल बचेगी 1, 2 ने 18 और 1 19 हासिल बचेगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और जो आएगा अपना सीधे सीधे क्या हो जाएगा? आंसर। आशा करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं क्या, कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n+1/2। अब पता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? n+1/2। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और सीखिएगा। हम ये बात सीख चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n+1/2। देखिएगा, कहीं तक भी गिनती का योगफल पूछा जाए, अब इसमें एक छोटे से पॉइंट है जो आपको बेहतर हेल्प करने वाले हैं, एक छोटे से पॉइंटों को समझिएगा। देखिएगा, कहीं तक की गिनती का योगफल पूछा जाए तो उसके लिए हमें ये लाइन अच्छी तरीके से याद है क्या? n+1/2। देखिए, कहीं तक भी गिनती का योगफल पूछा जाए तो हमें एक लाइन याद है n+1/2। लेकिन स्पेशली ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में बेहतर रिजल्ट देके जाता है, बेहतर इसका प्रयोग कर दिया जाता है क्या? अगर गिनती का योगफल एक ऐसी जगह तक पूछा जाए, स्पेशली इस पॉइंट को अपने माइंड में नोट रखिएगा, अगर गिनती का योगफल कुछ ऐसी जगह तक पूछा जाए जहां गिनती का रियल स्टॉपेज है। देखो, रियल स्टॉपेज का मतलब क्या होता है? रोकने को आप गिनती 99 पे रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। रोकने को आप गिनती 995 पे रोको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिनती के रुकने के सही स्थान जो होते हैं वो क्या है? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। मतलब क्या है? जब एक के पीछे स्पेशली जीरो, इस बात को याद रखिएगा, जब एक के पीछे स्पेशली जीरो और वहां तक की गिनती का योगफल पूछा जाए तो आप कैसे इसे ओरली बता सकते हैं? आइए समझिएगा, बिल्कुल हवा में बातों को करिएगा। अगर पूछा जाए कि बताओ 1 से लेकर 10 तक की गिनती का योगफल क्या है, या 1 से लेकर 100 तक की गिनती का योगफल 1 से लेकर 1000 तक की गिनती का योगफल, 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती का योगफल, कैसे निकालते हैं इन बातों को? देखिएगा, देखो, अगर ये सिर्फ बात तभी लागू होगी जब हमारे एक के पीछे जीरो होंगे, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और यहां तक की गिनती का योगफल अगर पूछा जाएगा तो उस बात को हम कैसे बताने वाले हैं? आइए समझिएगा। उसे बोला है 10 तक की गिनती का योगफल बताओ। वो 10 बोला, आप कुछ ना करो, बताओ 10 का आधा कितना होता है? आप बोलोगे 5, तो 2 बार बोल दीजिए 5 5। बस यही है 10 तक की गिनती का योगफल कितना? 55। आपसे कोई पूछे 10 तक की गिनती का योगफल कितना है, तो 10 का आधा 5 होता है, 2 बार बोलो 5 5। उसे बोला 100 तक की गिनती का योगफल, तो बच्चा से बताओ 100 का आधा कितना होता है? आप बोलोगे 50, तो 2 बार बोल दीजिए 50 50। बस यही है 100 तक की गिनती का योगफल।
हम बोले 1000 तक की गिनती का योगफल कितना है, तो 1000 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे 500, तो 2 बार बोलिएगा 500 500, बस यही है 1000 तक की गिनती का योगफल। हम बोले 10,000 तक की गिनती का योगफल बताओ, तो 10,000 का आधा कितना होता है, 5000, तो 2 बार बोलिएगा 5000 5000, बस यही है 10,000 तक की गिनती का योगफल। हम बोले 1 लाख तक की गिनती का योगफल क्या होगा, तो 1 लाख का आधा होता है 50,000, तो 2 बार बोल दीजिएगा 50,000 50,000, बस यही है भाई साहब 1 लाख तक की गिनती का योगफल। उम्मीद करते इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके। अपनी कॉपी में नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। इस कॉपी में क्या मतलब, अगर गिनती का योगफल एक ऐसी जगह तक पूछा जाए जहां गिनती का रियल स्टॉपेज होता है, रियल स्टॉपेज का मतलब 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और इस बात को हम तभी प्रयोग करेंगे जब इस प्रकार से होगा, एक के पीछे जीरो होंगे, तो वहां के गिनती का योगफल हम कैसे बताने वाले हैं। जैसे पूछेगा 100 तक की गिनती का योगफल बताओ, तो हम तुरंत सोचेंगे 100 का आधा कितना होता है 50, तो 2 बार बोलेंगे 50 50। हम बोले 1000 तक की गिनती का योगफल कितना है, तो 1000 का आधा होता है 500, तो 2 बार बोलेंगे 500 500। 1 लाख तक की गिनती का योगफल कितना है, तो 1 लाख का आधा होता है 50,000, तो 2 बार बोलेंगे 50,000 50,000। आशा करते इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, और अगर बेहतर आप सीख रहे हैं, बेहतर आप समझ रहे हैं, तो ऐसे ही बेहतर सीखते रहिएगा, और इसी बेहतर को और आगे बेहतर बढ़ाने के लिए आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, कह रहा है प्रथम एन, कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, कह रहा है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो नोट करिएगा अपनी कॉपी में कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है। तो नोट रखिएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। सभी लोग नोट रखिएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। जल्दी से नोट करिएगा अपनी कॉपी में, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। क्या उसने बोला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब ये पूछ रहा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ... 10 का वर्ग। कह रहा है कि 10 तक के वर्ग लिखो, उनके जोड़ के बताओ, लेकिन हम नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता है ना। अब वो क्या पता है, आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n + 1/2, जहां n बराबर उसका दे रहा है, n बराबर दे रहा है वो 10, धर दो आके, तो इसकी जगह n की जगह जब 10 रखेंगे, आइएगा 10, यहाँ ब्रैकेट लगा, 14 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो भैया n + 1, तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 11, गुणे यहाँ लिखा है 2n, तो n की जगह 10 लिखना है, तो 10 दूनी 20 और +1, 20 और 1 कितने होते हैं 21, और बटे क्या कर देना 6, काट दो, 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21, और 2 से कटेगा ये 5 बार, तो अपना हो जाएगा 7 पन्ना 35 × 11, और 35 × 11 जब आप करोगे तो अपना डायरेक्ट आंसर जो आ जाएगा, वो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 385। आशा करते इस बात को आप अच्छे माइंड में अपने नोट कर रहे हैं क्या, कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। चलिए अगर इस बात को हम बेहतर तरीके से सीखें और समझे हैं, तो इन्हीं बातों पे और अभ्यास करते हुए क्या बोला, उसने बोला है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। सीधे सीधे जल्दी से जल्दी अभ्यास करिएगा। यहाँ n बराबर उसने कितना दिया है 15, तो सीधे आप लिखेंगे क्या 15 n + 1, तो n + 1 16 गुणे 2n + 1, तो 15 दूनी 30 और 31, और बटे हो जाएंगे 6, काट दीजिए, द्वितीया 6 और दुर्वट 16 और 3 से कटेगा ये 5 बार, तो हो जाएंगे 8 40, तो 31 × 40 आप सीधे जब लिखने वाले अपनी कॉपी में है, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा कितना 1240। आशा करते ही हर एक बात हर एक पॉइंट आप बेहतर तरीके से अब सीख चुके हैं। अब बेहतर तरीके से आपके एग्जाम में जब जब इनकी आवश्यकता पड़ेगी आप बेहतर करके आएंगे, और बेहतर अगर करके आएंगे उससे पहले यहाँ बेहतर करिए अपनी कॉपी में। उसे बोला है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। उसे n बराबर 20 दे रहा है, तो यहाँ रखिएगा कि जब रखेंगे 20 n + 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41, और बटे क्या हो जाएगा 6, आ जाइए 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21, 2 से कटेगा ये 10 बार, और अपना इसका जब गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 7 चौको 28 और 0, और अपना राइट आंसर आ जाएगा कितना 2870। आशा रखते हैं कि हर एक बात हर एक पॉइंट आपके माइंड में आ चुका है। अब पता चल चुका है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है। तो आप बताइएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। आइए उसी के आगे एक और बेहतरीन सी बात,
n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। बिल्कुल नया, एक बार देखिएगा, अगर प्राकृतिक संख्या यानी पूरी की गिनती के वर्गों का योगफल पूछता है तो हमें मालूम है n + 1 2n + 1/6। लेकिन अगर बाई चांस आपसे n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ दिया गया, मतलब अगर आपसे पूछे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हमने इतना पूछा प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो जब आपसे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जाए तो नोट करिए अपनी कॉपी में, जल्द से जल्दी से नोट करिए कॉपी में, क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, n + 1 n + 2/6। नोट करिएगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या, n + 1 n + 2/6। या n बराबर क्या, जैसे उसने बोला है 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो n बराबर 9 दे रहा है, तो रखिए कि 9 9 और 1 10 9 2 11 और बटे 6, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 2 से कटेगा 5 बार और ये हो जाएंगे 2 से कटेगा 5 बार 15 × 11 और 15 × 11 आप करने वाले हैं, कितना हो जाएगा 165। सही है, उसे बोला है कि प्रथम 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है, n + 1 2n + 2/6। यहाँ n बराबर उसने क्या दिया था 9, आपने डायरेक्ट रखा 9 9 और 1 10 9 2 11 बटे 6, कैलकुलेट कर दिया, 3 दूनी 6 3 तिरका 9 और 2 से घटेगा 5 बार 5 दिया 15 × 11 बराबर कितना आ गया 165। आइए चेक कर लो 9 तक की विषम संख्याओं का, 1 का 1, 3 का कितना होता है 9, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49 और 9 का होता है 81। जोड़ लेते हैं 10 10 20 और 5 25, 2 बचेंगे तो ये हो जाएंगे 10 और ये 14 और 2 16। सही है, तो देखो आपका आ गया 165, जो आप डायरेक्ट ओरली बता सकते हैं। आप ओरली बताए हैं, और अगर ओरली बताए तो एक बार और बताइए। उसे बोला 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो जब 19 बोला तो आप डायरेक्ट क्या लिखने वाले हो, n यानी कि 19 19 और 1 20 19 2 21 और बटे 6। आ जाइए 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21, 2 से कटेगा 10 बार और 19 सत्ते कितने होते हैं, आप बोलोगे 133, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 1330। बेहतर तरीके से इस बात को आप सीखे हुए हैं क्या? आपने बेहतर सीखा हुआ है। प्रथम उन n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n + 1 n + 2/6। और अगर ये बात आप सीख चुके हैं, यहाँ सबसे खास बात एक आपके सामने आने वाली है। हमने विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल सीखा था, अब उसी के आगे लगा हुआ है n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। बिल्कुल खास बात, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n + 1 n + 2/6। लेकिन अगर यहाँ सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जाए तो खास बात आज की ये है कि भाई साहब सम संख्याओं के वर्गों का योगफल भी यही होता है, क्या, n + 1 n + 2/6। बस उसे बोला है 12 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आ जाइए 12 × 13 × 14 और बटे क्या हो जाएगा 6, तो 6 दूनी 12 13 दूनी हो जाएंगे 26 × 14, तो गुणा कर दीजिए 84 की 4 हासिल बचेगी 8, 14 दूनी 28 28 और 8 कितने हो जाएंगे 36। बस यही इसका आंसर है 364। वेरी गुड। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जाए या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जाए, आप क्या लगाओगे, n + 1 n + 2/6। और अगर लगाओगे तो एक और बताइएगा। बताने से पहले अब बातें आती हैं क्या, अब आ चुका है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। मतलब आज हम सभी प्रकार के योगफल को अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं हमेशा के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा, अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि आपकी ये तैयारी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी अवश्य। बस अपनी मंजिल को अपनी आंखों के सामने रखिए और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। उसे बोला है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो प्राकृतिक संख्या यानी गिनती के घनों का योगफल बराबर होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। सभी लोग नोट रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। n + 1/2 का होल स्क्वायर मतलब उससे बोला है प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो n बराबर 9 दिया है, तो 9 × 10/2 का होल स्क्वायर। 2 से घटेगा 5 बार, तो हो जाएंगे 9 × 45
का स्क्वायर, तो 9 पना 45, 45 का स्क्वायर कितना होगा 20 25। बस यही इसका आंसर हो गया क्या 20 25। आप 45 गुणे 45 कर सकते हैं, सीधे सीधे अपने आंसर्स को बता सकते हैं। और बता सकते हैं तो उसी के और आगे बढ़ाते हुए उसने बोला है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इस बार उसने n बराबर 19 दिया है, तो आप क्या लिखने वाले हैं 19 गुणे 20 बटे 2 का होल स्क्वायर। इससे घटेगा ये 10 बार, तो 190 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है 190 का स्क्वायर लिखना है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। वहाँ एक जीरो तो आप 2 जीरो बना दो, आपका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा 36,100। आशा करते हैं आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। क्या आप समझ चुके हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर होता है n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। और अगर इस बात को सीखे हैं तो अभी एक बात और रह गई है, कह रहा विषम संख्याओं के घनों का योगफल। यहां कह रहा विषम संख्याओं के घनों का योगफल। अब यहां थोड़ा सा गौर करिएगा, विषम संख्याओं के घनों का योगफल लिखिएगा कॉपी में नोट करके कि विषम संख्याओं के घनों का योगफल बराबर क्या होता है। तो विषम संख्याओं के घनों का योगफल बराबर होता है क्या, नोट रखिएगा n² 2n² -1। लिखिएगा विषम संख्याओं के घनों का योगफल बराबर होता है n² 2n² -1। विषम संख्याओं के घनों का योगफल बराबर होता है n² 2n² -1। लेकिन यहाँ n बराबर ये दी गई संख्या नहीं होती, n बराबर ये अंतिम संख्या नहीं होती, यहाँ n बराबर होता है यहाँ तक कितनी विषम संख्याएं, यहाँ n बराबर होता है वहां तक कितनी विषम संख्याएं। यहाँ नोट रखिएगा, यहाँ n बराबर अंतिम संख्या नहीं होती है, यहाँ n बराबर होता है कितनी विषम संख्याएं। जैसे यहाँ उसे बोला है 9 तक की विषम संख्याओं घनों का योगफल, तो यहाँ n बराबर 9 नहीं होगा, n बराबर होगा कि 9 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। और आपको पता है कि 9 तक की गिनती में कितनी विषम संख्याएं होती हैं, क्यों, क्योंकि 9 का आधा नहीं, किसका आधा होगा 10 का, और 10 का आधा कितना होता है 5। 10 का आधा कितना होता है 5, तो यहाँ आप क्या लिखने वाले हैं n की जगह 5। तो रखिए आके 5, मतलब हमें पता है n बराबर हमारा 5 आ गया। जब n बराबर 5 है तो आपको पता है विषम संख्याओं के घनों का योगफल होता है क्या n² 2n² -1। n² मतलब n की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25, ब्रैकेट का मतलब गुणा 2n², 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, और 50 से एक गम गया कितना बचा 49। और इनका जब गुणा करोगे तो भैया कर दीजिए 25 निम्मा 225 की 5 बचेगी, 5 हासिल बचेगी 22, और 2500 को 100, और 2500 को 100 और 22 कितने हो जाएंगे 122। तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1225। सही है। आशा करते हैं इन बातों को आप बेहतर सीख रहे हैं, बातों को आप बेहतर तरीके से पकड़ रहे हैं। और अगर बातों को बेहतर तरीके से आज आपने पकड़ा है तो बताइए 19 तक की विषम संख्या में के विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। कह रहा 19 तक की विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, बताइए 19 तक की विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। उसे बोला है तो 19 तक, तो बताओ 19 तक कितनी विषम संख्या होंगी। तो 19 का आधा नहीं 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, मतलब n बराबर यहाँ क्या होने वाला है 10, n बराबर 10 होने वाला है। और विषम संख्याओं का योगफल आपको मालूम है n² 2n² -1। n की जगह क्या लिख रहे हैं आप 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलोगे 100 गुणे 10 का स्क्वायर 100 दूनी 200 में से एक गया 199, और इसका राइट आंसर जो आ जाएगा 19,900। वेरी गुड। आपके सामने यहाँ बेहतरीन तरीके से आपने इसे कैलकुलेट किया है, और ऐसे ही बेहतरीन कैलकुलेट करते रहिएगा, चीज़ों को ऐसे ही सीखते रहिएगा। और चीजों को बेहतर सीखने से पहले यहां पर एक चीज और आई हुई है, गुणजों का योगफल। गुणज क्या होते हैं मल्टीपल। कैसे, हम कहें 3 के गुणज, 3 के गुणज होते हैं जो 3 का पढ़ा होता है, 3 6 9 12 15, ये होते हैं 3 के गुणज। तो उसने बोला है गुणजों का योगफल। तो एक चीज याद रखिएगा, ऐसे तो जो पहाड़े होते हैं वो पहाड़े होते हैं 1 से लेकर 10 तक, और आपको पता है 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती का योगफल होता है, आपको मालूम है 1 से लेकर 10 तक की गिनती का योगफल कितना होता है 55। ऐसे तो एक बात अपने माइंड में नोट रखिएगा क्या, कि अगर किसी भी पारे के प्रथम 10 गुणजों का योगफल पूछा जाए, अगर किसी भी पारे के प्रथम 10 गुणजों का योगफल पूछा जाए, तो आपको पता है 1 से लेकर 10 तक की गिनती का योगफल 55 होता है। इस वजह से किसी भी पारे के अगर 10 गुणजों का योगफल पूछा जाए तो आप कुछ ना करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ 55 का गुणा कर दें।
अगर किसी पारे के 10 गुर्जों का योगफल पूछा जाए तो आप कुछ ना करें, आप उसमें सीधे सीधे 55 का गुणा कर दें। आपके माइंड में आएगा 55 का गुणा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी पहाड़ा होता है वो कहाँ तक होता है? 10 तक, और 1 से लेकर 10 तक की गिनती का योगफल जो होता है वो कितना होता है? 55। इस वजह से किसी पहाड़े का योगफल ज्ञात करने के लिए कितने का गुणा कर देंगे? 55 का। इस वजह से किसी पहाड़े का योगफल ज्ञात करने के लिए किसका गुणा करेंगे? 55 का। तो किसका गुणा करेंगे? गुणा करेंगे 55 का। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 10 तक की गिनती का योगफल कितना होता है? 55। उसे बोला है, जैसे ही बोला कि 12 के प्रथम 10 गुर्जों का योगफल बताइए, जैसे ही आपने देखा 10 गुर्जों का योगफल बताइए, आप कुछ ना करें, इस 12 में गुणा कर दें 55 का। तो जब गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 6 बचेंगे, 12 पंचे 60 और 6 कितने हो जाएंगे? 660। कहने का मतलब आप 12 का पूरा पहाड़ लिखिए, आप 12 की पूरी टेबल लिखिए जल्दी से, और उसके सभी अगर गुर्जों को हम जोड़ेंगे, मल्टीपल्स को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 660। तो ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है क्या, कि अगर किसी भी टेबल्स के किसी भी पारे के अगर प्रथम 10 गुर्जों का योगफल पूछा जाए, अगर 10 गुर्जों का योगफल पूछा जाए तो उसमें किसका गुणा करेंगे? 55 का। और 55 का ही गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी जो टेबल होगी वो 10 तक का पहाड़ा होता है, और 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती का योगफल होता है वो कितना होता है? 55। इसलिए 10 गुर्जों का योगफल निकालने के लिए हम किसका गुणा करते हैं? 55 का। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठे कि अच्छा एक बात बताओ, अभी 10 गुर्ज पूछ रहे थे तो आप 55 का गुणा कर रहे थे, लेकिन अगर 10 की जगह 11 पूछ दे, 10 की जगह अगर 9 पूछ दे, 8 पूछ दे, 7 पूछ दे, तब क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं, अगर इन कंडीशन में अगर उसने कुछ और पूछा तो हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया 15 के प्रथम 12 गुर्जों का योगफल बताइए, उससे इस बार पूछा है 12 गुर्जों का योगफल बताइए। आपको मालूम है अगर 10 गुर्जों का योगफल पूछा जाएगा, अगर 10 गुर्जों का योगफल पूछा जाएगा तो किसका गुणा करेंगे? 55 का। अच्छा बताइए 55 का गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की गिनती का योगफल होता है 55, तो इसलिए हम 55 का गुणा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने गुर्ज पूछे जाते हैं उतने गुर्जों तक की, मतलब उतने तक की गिनती का गुणा करना है, गिनती के योगफल का गुणा करना है। तो बस वही पॉइंट है। उसे बोला है 12 गुर्जों का योगफल, तो आप एक काम करो 12 तक की गिनती का योगफल निकाल लो। आप एक काम करो 12 तक की गिनती का योगफल निकाल लो, और आपको पता है गिनती यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? n+1/2। उसे बोला है 12 गुर्जों का योगफल, तो n बराबर 12 दे रहा है, 12 गुणे 13/2, और 2 से जब कटेगा ये 6 बार, 13 पच्चे 65 और 3 छिंग 78, तो भाई साहब कितना आ जाएगा? 78। तो आपको क्या करना है, इस 15 में कुछ नहीं करना, किसका गुणा करना है? 78 का। 78 का गुणा क्यों करना? उसने 12 गुर्ज पूछे हैं, वो जितने भी गुर्ज पूछे आप कुछ ना करो, वहां तक की गिनती का योगफल निकाल लो, और गिनती का योगफल होता है n+1/2। 12 पूछा तो 12 गुणे 13/2, 2 छंग 12 और 13 छिंग कितने होते हैं? 78, और 30 13 का 78 का गुणा कर देंगे, 15 अट्ठे कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे 120, 12 बचेंगे, और 15 सत्ते 105, 105 और 12 हो जाएंगे आपके कितने? 117, और अपना सीधा सा आंसर आ जाएगा कितना? 1170। आशा करते हैं ये बात आप बेहतर समझ रहे हैं, बात को बेहतर पकड़ लिया है। तो एक बार और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 18 के प्रथम 20 गुर्जों का योगफल बताओ। वो कह रहा है 20 गुर्जों का योगफल बताओ। तो जैसे ही उसने 20 गुर्ज पूछे हैं तो आपको क्या करना है? आपको पहले निकालना है कि यहाँ तक के गुर्जों का योगफल क्या है, मतलब गिनती का योगफल क्या है। 20 तक बोला है तो 20 तक की गिनती का योगफल क्या होगा? 20 गुणे 21/2। तो इससे जब भाग करेंगे 10 बार, और अपना कितना हो जाएगा? 210। मतलब आप पहले 220 तक की गिनती का योगफल निकालो, कितना? 210 आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 18 में सीधे सीधे गुणा करना है, किसका? 210 का। गुणा कर दीजिए, 0 18 एकम 18, 1 बचेगी, और 18 दूनी 36, और 1 कितने हो जाएंगे? 37। तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 3780। आशा करते हैं बात समझ में आ चुकी है। क्या बोला? ये बोला जहां तक के गुर्जों का योगफल पूछे वहां तक की आप गिनती का योगफल निकाल लो, और जो भी योगफल लिखे उसका सीधा सीधा उसमें मल्टीप्लाई कर दो जिसका वो पूछ रहा है। आशा करते हैं यहां तक की हर एक बात आप बेहतर तरीके से आज सीख चुके हैं। आज हमने योगफल के फार्मूले बेस से जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को सीखा हुआ है। इन सभी क्वेश्चनों को, सभी पॉइंटों को अपने माइंड में याद रखेंगे। हर पॉइंट को अपने आप में एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन करके जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हमने सुने? हमने सुना कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n², प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर n+1। हमने सुना प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n+1/2। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n+1, 2n+1/6। उसके बाद हमने सुना विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n+1
n+2/6। और जो ये विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है, यही सेम टू सेम किसके है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। हमने सुना प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2 का होल स्क्वायर, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2 का होल स्क्वायर, और विषम संख्याओं के घनों का योगफल n² ब्रैकेट में 2n² -1। और इनके बाद पहाड़ों का योगफल यानी कि गुर्जों का योगफल कैसे निकाला, कि मतलब जहां तक के गुर्ज वो पूछ रहा है, जहां तक के गुर्जों का योगफल पूछ रहा है, वहां तक की पहले हम गिनती का योगफल निकालेंगे। और गिनती का योगफल निकालना आपको पता है, n+1/2 में वैल्यू रख के गिनती का योगफल निकालेंगे, और उसके बाद जो भी वो पूछ रहा है उसका सीधा सीधा हम कैलकुलेट करते हैं, अपने आंसर निकाल लेंगे। और आशा करते हैं यहां तक की बेहतर बात आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। आज की इस क्लास के बताए हुए सभी पॉइंटों को आप बेहतर तरीके से रिवीजन करिएगा, जिससे चीजों को और हम और बेहतर तरीके से आगे आने वाली क्लासों में बेहतर कर सकें। तो सभी लोग अपनी इन क्लासों में सिखाई जाने वाली चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें, जैसे इन तैयारियों का प्रयोग करते हुए हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो चलिए, आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।